वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ अलग हटके और साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। इससे आप लोग के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में नो डाउट हर बार 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में किस किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, आप इसको टॉपिक बोलिए, चैप्टर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पिछले साल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग हमारी बात को एकदम ध्यान से और शांतिपूर्वक समझ लीजिए। मैं ज़रा धीरे धीरे ही बोलती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो आराम से समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम लोग लाइट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि लाइट में जितना भी टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और याद रखने का ट्रिक जानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक लाल रंग के गुलाब को हरे कलर के प्रकाश में देखा जाता है, तो बताइए किस रंग का दिखाई देगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, ओ माय गॉड ये तो हम कहीं पढ़े ही नहीं है, इसका क्या ट्रिक है। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसा क्वेश्चन लाइट से पूछता है ना घुमा घुमा कर के स्टूडेंट कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को भी समझे, यानी कि थ्योरी को भी समझे। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद से इसी वीडियो में जैसे ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये लाइट चैप्टर जो है ना इसका पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद से लास्ट में इस लाइट नाम के चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि पिछले साल लाइट से जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और जितना भी क्वेश्चन हो सकता है प्रकाश नाम के इस चैप्टर से वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मात्र आज के इस एक वीडियो को देख लेते हैं ना आप, तो समझिए कि लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है आपका। ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि लाइट से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे। शर्त यह है कि आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिए और बाकी सब कुछ आप लोग के दिमाग में डालने की जिम्मेदारी हमारी है। ट्रिक के ज़रिए हर एक चीज़ आप लोगों को 100% क्लियर करा दिया जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहें और हर एक पॉइंट जो कि मैं आप लोग को बताऊंगी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और हाँ, स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो रुक जाए, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, और समझते हैं लाइट को। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट है क्या। जैसा कि आप लोग याद किए होंगे और जानते भी होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 10th लेवल का डिफिनेशन हो गया ना। लेकिन अभी तो आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अब आप लोग बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 10th में तो है नहीं, तो फिर थोड़ा डिफिनेशन में चेंजेस भी आएगा ना, परिवर्तन भी आएगा। तो अब आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कि प्रकाश है और डैश देकर ऊर्जा ना दे, विद्युत चुंबकीय तरंग दे, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे ना। तो याद रखिएगा प्रकाश जो है ना एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं यहाँ पर समझना ज़रूरी है। देखिए, उससे पहले आप लोगों को समझना होगा कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग को सिंपल भाषा में मैं कहूँगी कि समझिएगा लहर। जिस तरह आप लोग समुद्र का लहर देखे होंगे ना, उसी तरीके से तरंग का मतलब समझना है लहर। यानी कि जब कण कंपन करते हैं ना तो कंपन को ही कहा जाता है लहर। एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कीजिए, यानी कि जो आवाज़ रिकॉर्ड करता है ना ऐप, उसको ऑन कीजिए। जैसे ही आप अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे ना तो आप लोगों को एक इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। इस तरह रहता है और इस तरह कभी बड़ा, जब तेज़ बोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बोलेंगे तो इस तरह छोटा छोटा इस तरह ग्राफ दिखाई देगा, और जैसे ही तेज़ बोलेंगे फिर इस तरह हो जाएगा।
ये क्या दर्शा रहा है, ये कंपन को दर्शा रहा है। यानी कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके बोलने की वजह से जो माध्यम के यानी कि माध्यम के कण है ना वो कंपन कर रहे हैं, और कंपन करने, यही कंपन जो है ना हमारे कानों तक जाता है तो हमें आवाज़ यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, यानी कि जो कंपन हो रहा है ना इसी को क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। यानी कि जो आप मोबाइल में ये ग्राफ देखते हैं ना, ये भी क्या है, ये तरंग है, यानी कि ये ध्वनि का तरंग है। उसी तरीके से पृथ्वी जब कंपन करती है, यानी कि धरती डोलना कहा जाता है गाँव देहात में, तो पृथ्वी जब कंपन करती है तो उसको भी ग्राफ के माध्यम से कुछ इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो इसी कंपन को क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। आई होप आप लोगों को तरंग समझ में आ गया होगा। अब तरंग अगर विद्युत के कारण उत्पन्न हो तो उसको कहते हैं विद्युतीय तरंग, अगर तरंग चुंबक के कारण उत्पन्न हो तो उसको कहते हैं चुंबकीय तरंग, और अगर तरंग ध्वनि के कारण उत्पन्न हो, यानी कि बोलने की वजह से माध्यम के कण कंपन करने लगे, यानी कि बोलने की ध्वनि की वजह से तरंग उत्पन्न हो जाए, तो उस तरह के तरंग को कहते हैं ध्वनि तरंग। ठीक है, तो ध्वनि तरंग, चुंबकीय तरंग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है जिसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों तरह का तरंग उत्पन्न हो। यानी कि जब कोई आवेश गति करता है ना, तो गति करने के साथ साथ उसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों तरह के तरंग उत्पन्न होते हैं। विद्युतीय तरंग ऊपर नीचे ऐसे 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 कंपन करते हैं, और जो चुंबकीय तरंग होते हैं वो इस तरह कंपन करते हैं। यानी कि आवेश की गति करने की वजह से विद्युतीय और चुंबकीय दोनों तरह के तरंग उत्पन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। यानी कि प्रकाश को एक तरंग के रूप में भी माना जाता है और कण के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए में दिया रहेगा तरंग के समान, बी में दिया रहेगा कण के समान, सी में दिया रहेगा तरंग एवं कण के समान, और डी में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में भी माना जाता है और कण के रूप में भी माना जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत 1678 ईस्वी में दिया गया था हाइगेंस द्वारा, जो कि जर्मन के एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं का कहना था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग के समान होती है, और इन्होंने प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बताया था। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, तरंग के कंपन की दिशा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है तरंग को। यानी कि कंपन की जो दिशा होती है ना उसके हिसाब से तरंग के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग उस तरह के तरंग को कहते हैं जिनका कंपन जो है ना ऊपर नीचे लंबवत होता है। यानी कि अगर गति इस दिशा में हो रही है तो कंपन इस तरह ऊपर नीचे लंबवत होगा, इस तरह से कण जो कंपन करेंगे वो इस तरह ऊपर नीचे लंबवत करेंगे। तो इस तरह के तरंग को जो ऊपर नीचे लंबवत कंपन करे उस तरह के तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन वैसे तरंग जिनका कंपन गति की दिशा के पैरेलल हो, यानी कि समान हो, यानी कि ऐसे गति हो रही है और इसी दिशा में ऐसे 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 कंपन हो, ठीक है, यानी कि आगे पीछे कंपन हो, तो उस तरह के तरंग को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि उसका जो कंपन होता है गति के लंबवत, जिस दिशा में गति होती है उसके लंबवत, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है। अनुप्रस्थ तरंगों को कैसे दिखाया जाता है, इसी तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर तो जगह है नहीं, इसी को मिटाकर बता दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह ऊपर नीचे ऐसे कंपन हुआ है। तो इस तरह के तरंग को क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है एक सरल रेखीय पथ को। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, प्रकाश जो होता है ना वो हमेशा सरल रेखा यानी कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है यानी कि प्रूफ करने के लिए आप एक यू टाइप का पाइप ले लीजिए, जो कि पूरा यू इस तरह बना हुआ हो। यू टाइप का पाइप ले लीजिए और एक तरफ से दूसरी तरफ देखिए, क्या दूसरी तरफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही सीधा पाइप लेंगे एकदम सीधा, तो एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो दिखाई दे देगा। इससे साबित होता है कि प्रकाश जो है ना वो हमेशा सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश का एक सरल रेखीय पथ यानी कि केवल एक पथ, एक सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। वही मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि एक सरल रेखीय पथ, यानी कि देखिए यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, प्रकाश आ रही है, लेकिन प्रकाश का केवल एक सरल रेखीय पथ यानी कि एक सीधा रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, यानी कि रेख कहेंगे। तो ये हो गया एक किरण,
ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे किरण आ गए तो बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। तो ये हो गया 4 किरणों का समूह यानी कि किरण पुंज। तो किरणों का समूह ग्रुप क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। तो एक सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश का केवल एक सरल रेखीय पथ किरण और किरणों का समूह किरण पुंज, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं प्रकाश के स्रोत की, यानी कि जिससे प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि गॉड द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है सूर्य, यानी कि सूरज, सन, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हमें देखने को मिल जाता है इस दुनिया में। तो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, लेकिन जिसे इंसानों ने बनाया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया जो प्रकाश के स्रोत होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो ये सभी जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है, ये सभी स्रोत को इंसानों ने बनाया है। बल्ब को, दिया को, लालटेन को, मोमबत्ती को मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो ये सभी प्रकाश के स्रोत क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। लेकिन सूर्य हो गया और तारे हो गए जिससे प्रकाश निकलता है, यानी कि वो जो प्रकाश के स्रोत है वो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, इसी वजह से वो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को प्रकाश के स्रोत समझ में आ गए होंगे। अब देखिए उसी तरीके से वस्तु को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि प्रकाश के हिसाब से, प्रकाश के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार, पहला है प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस। प्रदीप्त वस्तुएं उस तरह की वस्तु को कहते हैं जिनसे प्रकाश निकले। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सभी चीज़ों से प्रकाश निकलता है ना, तो ये सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि सूर्य, तारे, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सभी वस्तु क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु उस तरह की वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश ना निकले। जैसे कि मार्कर, इससे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैं खुद हूँ, मुझसे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। कुर्सी, बेंच, टेबल, कुर्सी वगैरह वगैरह जिससे प्रकाश निकले ही ना, लाइट ना निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनस। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत प्रदीप्त वस्तुएं हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रदीप्त वस्तुएं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत नहीं हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है ना, तो इसको हम प्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं, यानी कि सूर्य और तारे को प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। लेकिन सभी प्रदीप्त वस्तुओं को हम प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत नहीं कह सकते हैं। जैसे कि बल्ब, लालटेन, दिया, क्या हम इसको प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सभी प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत प्रदीप्त वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन सभी प्रदीप्त वस्तुएं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैं क्या लिख दी हूँ कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए कांच है, ठीक है, यानी कि कांच क्या है, ठोस है, सॉलिड है। जल जो कि लिक्विड है, वायु यानी कि गैस, वायु क्या है, गैस है, ठीक है। और निर्वात कहते हैं जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब कुछ भी ना हो, एकदम खाली को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। जहाँ कुछ भी ना हो, ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, कुछ भी ना हो, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, हम लोग निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के संचरण के लिए यानी कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कहीं पर भी प्रकाश चल सकता है। प्रकाश जो है ना वो सॉलिड यानी कि ठोस में भी चल सकता है, लिक्विड यानी कि द्रव में भी चल सकता है, और गैस में भी चल सकता है। और जहाँ कुछ भी ना हो, ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, एकदम खाली हो, निर्वात हो, वहाँ पर भी चल सकता है। तो देखिए क्या कांच में चल जाएगा प्रकाश, तो जी हाँ चल सकता है। जल में भी चल सकता है, वायु यानी कि हवा में चल सकता है, और जहाँ पर कुछ भी ना हो निर्वात में भी चल सकता है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। फिर भी तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक चलकर आता है ना, तो इससे साबित होता है कि निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और यहाँ तक कि वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है,
तो 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक यहाँ पर पॉइंट में लिख दी हूँ, प्रकाश का वेग यानी कि प्रकाश का चाल अधिकतम किस में होता है, तो याद रखना है निर्वात में ही होता है, क्योंकि निर्वात में खाली जगह होता है, तो उसमें जो है ना प्रकाश चिरते हुए तेजी से आगे बढ़ेगा। अब जहाँ का डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर विजुअली बात है, प्रकाश चिरते हुए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, यानी कि उसका वेग जो चाल है वो स्पीड वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर खाली हो वहाँ पर आसानी से चल सकता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो निर्वात में ना ठोस, मतलब निर्वात किसको कहते हैं, ना जहाँ पर ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, उसको कहते हैं हम लोग निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, वेग, वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि अधिकतम होता है। कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, और ऑप्शन ए में दिया रहेगा ठोस में, बी में दिया रहेगा द्रव में, सी में दिया रहेगा गैस में, और डी में दिया रहेगा निर्वात में। तो किस में सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश का चाल अधिकतम, तो निर्वात में। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है, और ऑप्शन में दिया रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उसको धीरे से टिक करना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे अधिकतम प्रकाश का चाल निर्वात में, और उसके बाद से आप ही लोग बताइए, उसके बाद उससे कम किस में, तो वायु में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, क्योंकि धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ जा रही है। यानी कि देखिए यहीं पर होता है सघन और विरल माध्यम, जरा मैं यहीं पर समझा दे रही हूँ। देखिए सघन और विरल, सघन नाम से ही क्लियर है, जिसमें घन यानी कि घनापन हो, यानी कि जिस माध्यम में ज़्यादा डेंसिटी हो उसको कहते हैं हम लोग सघन माध्यम। और विरल माध्यम, जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं ना वो दूर दूर हो, यानी कि उसमें ज़्यादा घनत्व ना हो, डेंसिटी ना हो, उसको कहते हैं विरल माध्यम। जैसे कि जल और वायु, जल है यानी कि पानी है, और वायु है यानी कि हवा है, तो दोनों में बताइए किसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसके कण जो है ना पास पास है। हवा है यानी कि वायु, तो इसके कण जो है ना थोड़े दूर दूर होंगे जल की अपेक्षा। जल में जितने भी कण होते हैं वो वायु की अपेक्षा क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे, यानी कि जल का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा वायु यानी कि हवा की अपेक्षा। ठीक है, तो जल को क्या कहेंगे, सघन माध्यम, और वायु यानी कि हवा को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब क्या, सघन का मतलब मैं आप लोगों को बता ही दी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो यानी कि घनत्व ज़्यादा हो, यानी कि जिस माध्यम के कण पास पास हो उसको कहते हैं सघन माध्यम। तो वायु की अपेक्षा जल के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तो इसी वजह से जल को क्या कहेंगे, सघन माध्यम, और वायु के कण जल के अपेक्षा दूर दूर है, इसी वजह से वायु को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो आई होप आप लोगों को सघन और विरल माध्यम भी समझ में आ गया होगा। इसका आगे यूज़ है मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि टकरा कर वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बॉल फेंकते हैं ना तो टकरा कर वापस लौट आता है, तो वहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर जाता है बॉल। तो उसी तरह जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हम लोग देख पाते हैं। सबसे पहले जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उस पर प्रकाश गिरता है और उससे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये मार्कर को देख पा रही हूँ कैसे, सबसे पहले लाइट यहाँ पर स्टूडियो में लगा है तो इस पर गिर रहा होगा, उसके बाद से इस वस्तु से टकराकर, इस मार्कर से टकराकर हमारी आँख तक पहुँच पा रहा है, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। इसी वजह से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। ठीक है, और आप लोग इसका अनुभव भी किए होंगे, शीशा चमकाने वाला काम, चेहरे पर तेज धूप निकला रहता है और छोटा सा शीशा ले लो, बचपन में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और जिसके चेहरे पर चमकाना है बस एंगल मिलाते जाओ, ठीक है, और चेहरे पर चमका आँख चंद आ जाता था। ठीक है, तो वो क्या था, वो भी प्रकाश का परावर्तन था, यानी कि प्रकाश जो है ना, लाइट शीशे पर पड़ता था और उसे रिफ्लेक्ट करके जिसके भी चेहरे पर चमकाना था वो चमकाओ। ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या हो जा रहा था, रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए उसी तरीके का एक मिरर है, यानी कि शीशा है, दर्पण है। ठीक है, और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसे कि शीशा से
मान लीजिए दर्पण है, इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी कि प्रकाश आई और टकरा कर वापस लौट गई, तो इस सतह को, इस सरफेस को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है ना। अब इस परावर्तक सतह पर मान लीजिए एक किरण आई है, तो आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आप लोग जानते होंगे, जिस बिंदु पर आती है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु, और टकराकर जब वापस लौट जाती है तो लौट जाने वाली किरण को, यानी कि परावर्तित हो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश आई, आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराई उसको आपतन बिंदु, और टकराकर परावर्तित हो गई यानी कि रिफ्लेक्ट कर गई, वापस लौट गई, तो लौटी हुई किरण को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आप लोग जानते भी होंगे, ये आपतन बिंदु है ना, इस पर 90 डिग्री का लाइन खींचिए, यानी कि लंब खींचिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं, या फिर अभिलंब, या फिर नॉर्मल बोलिए, बात एक ही है। तो आपतन बिंदु पर हम लोग लंब खींच दिए। लंब, ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच के कोण को, इस कोण को क्या कहते हैं? इस एंगल को कहते हैं आपतन कोण। और उसी तरह ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि जितने एंगल पर प्रकाश की किरण आएगी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। मान लीजिए प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आई है, अभिलंब से ये आपतित किरण का जो कोण है वो 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री पर प्रकाश की किरण आई है और इस सतह से टकराकर जब वापस लौटेगी ना, तो ये भी 30 डिग्री पर ही लौटेगी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये बोर्ड एक तल है और यहाँ से एक लाइट जलाया जाए, तो लाइट इस सतह से, यानी कि बोर्ड से टकराने के बाद, इस तरह से टकराने के बाद ये इस तरह ही वापस लौटेगी, यानी कि इसी तल में इस तरह वापस लौटेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इस तरह लाइट जलाई हूँ तो इस बोर्ड को चीरते हुए अंदर की तरफ दूसरे तल में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने रास्ते से विचलित हो जाना, यानी कि अपने रास्ते से हट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने रास्ते से हट जाना। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी हूँ, मान लीजिए ये हवा है, ठीक है, ये हवा है और ये कांच है, ये कांच है और ये बाहर क्या है? हवा है। बाहर हवा से, यानी कि वायु से इस तरह प्रकाश आया और कांच में एंटर कर गया, तो वैसे तो प्रकाश को इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है, ये अपने दिशा को मेंटेन रखता है। यानी कि अगर ये कांच वाला माध्यम नहीं रहता, ये वायु वाला माध्यम है और ये कांच वाला माध्यम है, अगर कांच का माध्यम ये नहीं रहता तो ये जो वायु से प्रकाश इस तरह जा रहा था तो ये सीधी रेखा में इस तरह चला जाता। क्योंकि अब यहाँ पर कांच का माध्यम आ गया है, तो अब ये जो प्रकाश जा रहा था, प्रकाश की किरण ये जो जा रही थी, अब ये सीधे रास्ते से ना जाकर ये अपने रास्ते से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे विचलित हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी। तो अपने रास्ते से जो ये विचलित हो गई ना किरण, अपने रास्ते से हट गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से जो ये हट गई, विचलित हो गई, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रकाश जब आती है, प्रकाश की किरण जब आती है तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। और उस पर हम लोग 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, या फिर अभिलंब, आप जो भी कहिए। वैसे तो प्रकाश को इस तरह सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायु वाला माध्यम है और कांच वाला माध्यम है। इसमें वायु वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में प्रकाश जा रही है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें कांच वाले माध्यम से वायु वाले माध्यम में प्रकाश जा रही है। उसी तरीके से ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु, और इस पर हम 90 डिग्री का लाइन खींच दे रहे हैं। देखिए ये रहा, ये हो गया 90 डिग्री का लाइन। थोड़ा सा सीधा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा भावनाओं को, ठीक है। 90 डिग्री का लाइन हो गया ये अभिलंब, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था,
ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर वायु आ गए, कांच से वायु में जाएगी तो अपने रास्ते से हट जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब के नज़दीक झुक जाती है। जैसे कि देखिए ये वायु है, अभी मैं आप लोगों को बताई कि सघन और विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम का डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा है उसको कहते हैं हम लोग सघन माध्यम, और जिस माध्यम का डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो उसको कहते हैं हम लोग विरल माध्यम। आप बताइए कि वायु और कांच दोनों में सघन और विरल कौन है? वायु और कांच। देखने में लग जा रहा है, मतलब सुनकर ही लग रहा है कि कांच के जो कण है ना, इसके जो कण हो वो वायु की अपेक्षा पास पास है, यानी कि कांच का डेंसिटी ज़्यादा है और वायु का डेंसिटी कम, यानी कि कांच एक सघन माध्यम है और वायु एक विरल माध्यम है। तो देखिए जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर यानी कि नज़दीक झुक जाती है। तो देखिए ये है विरल माध्यम, वायु क्या है? विरल माध्यम, और कांच है सघन माध्यम। अब प्रकाश इस तरह गई और इसको जाना चाहिए था अपने रास्ते से, लेकिन अब ये अपने रास्ते से भटकेगी, यानी कि अपने रास्ते से विचलित होगी, और ये है अभिलंब और अभिलंब इसको जाना चाहिए था अपने रास्ते से ऐसे, लेकिन ये है अभिलंब, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, यानी कि इस तरह अभिलंब की ओर झुक गई ना। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर है कांच यानी कि सघन माध्यम और ये है वायु यानी कि विरल माध्यम। इसमें जो है ना प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, यानी कि अभिलंब के नज़दीक झुक जा रही थी। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए अब यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रही है, यानी कि इस तरह से सघन माध्यम में जा रही, सघन माध्यम से जो है ना प्रकाश विरल माध्यम में एंटर कर रही है, यानी कि वायु वाले माध्यम में जा रही है। तो ये अपने रास्ते से अगर ये वायु माध्यम नहीं रहता तो ऐसे चले जाती सीधा, लेकिन वायु माध्यम आ गया यानी कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि ये जो कांच वाले माध्यम से प्रकाश ऐसे जा रही थी ये अपने रास्ते से ऐसे सीधे चली जाती है अगर वायु वाला माध्यम नहीं रहता तो। लेकिन अब वायु वाला माध्यम आ गया, यानी कि क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अब ये अभिलंब से ऐसे थी, अब ये अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी, यानी कि इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है, और इसको आप लोग खुद डेली लाइफ में अनुभव भी किए होंगे। आप लोगों के घर में खिड़की लगा होगा कांच का, बाहर से जो प्रकाश आता है वायु, बाहर क्या है? वायु माध्यम है, और आपका जो कांच का खिड़की है वो कांच क्या है? सघन माध्यम। वायु हो गया विरल माध्यम और आपका कांच का खिड़की जो है ना वो हो गया सघन माध्यम। तो बाहर वायु है, वायु से प्रकाश आप लोग के कांच की जो खिड़की है उसमें एंटर करता है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर कांच की खिड़की से होकर आप लोग के घर के अंदर आता है, यानी कि फिर बाहर वायु मतलब कांच वाला जो खिड़की है उससे निकलते हुए बाहर वायु वाले माध्यम में आता है, यानी कि सघन से विरल में आता है, तो फिर अभिलंब की ओर झुक जाता है। आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा कि बाहर से जो प्रकाश आती है वो आप लोगों के खिड़की से होकर हल्का सा बेंड हो जाती है। तो ये घटना किस वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ और आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। जैसे कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें पेंसिल जब आप लोग डालेंगे ना तो हल्का सा वो टेढ़ा दिखाई देगा या फिर कटा हुआ दिखाई देगा। तो वो घटना किसकी वजह से होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही होती है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। हवाएं चलने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक और कुछ समय पहले सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए पानी से भरा हुआ जो बाल्टी होता है उसमें अगर आप सिक्का डालेंगे तो वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। या फिर नदी में मछली जो होती है ना वो हल्की सी उठी हुई दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ तक कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य उगता है और सूर्य जब डूबता है तो सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्य डूब जाने के बाद 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ये जो घटना हमें एक्स्ट्रा जो सूर्य दिखाई देता है कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, यानी कि सूर्य को हम टोटल 4 मिनट एक्स्ट्रा देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, तो ये सारी घटना होती है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, ये याद रखिएगा।
एक चीज़ मतलब माइंड में फिट कर लीजिए कि जो अपने वास्तविक स्थिति से हटा हुआ दिखाई दे उसको प्रकाश का अपवर्तन कह देना है। देखिए पेंसिल कटा हुआ दिखाई दे रहा है यानी कि पेंसिल का टेढ़ा हुआ दिखाई देना यानी कि अपने वास्तविक रियल पोजीशन से हटा हुआ दिखाई देना। उसी तरीके से तारों का टिमटिमाना यानी कि अपने रियल पोजीशन से हिलता डुलता नजर आना। उसी तरीके से पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना यानी कि अपनी जो वास्तविक स्थिति है रियल पोजीशन वहाँ से हटा हुआ दिखाई देना। ठीक है, यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति से जो हटा हुआ दिखाई दे उसको बिना सोचे समझे आप लोग को क्या कर देना है, प्रकाश का अपवर्तन धीरे से ठीक कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को कैसे पहचानेंगे। ये ट्रिक है पहचानने का कि जो भी अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ दिखाई दे उसको क्या कह देना है, प्रकाश का अपवर्तन कह देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसको कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। जैसे कि देखिए ये आपतित किरण हो गई, सघन माध्यम है नीचे और ये ऊपर विरल माध्यम है, इस तरह प्रकाश आई है और ये अभिलंब है। मान लीजिए ये इन दोनों के बीच जो आपतन कोण है वो एंगल आई है, मतलब इतना कोण रखने पर प्रकाश जो है ना इस तरह से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, यानी कि जो आपतन कोण है इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण है आपतन कोण, इसको और बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह और हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस तरह कर दिए और बढ़ा दिए, ऐसे थोड़ा सा और इस तरह। जब थोड़ा सा और बढ़ा दिए इतना पर जब हम लोग आपतन कोण कर दिए, एंगल आई इतना कर दिए, तो फिर क्या होता है कि ये जो अपवर्तन होता है ना ये पूरा एकदम इस तरह हो जाता है। यानी कि आपतन कोण इतना रखने पर हमें जो अपवर्तन कोण मिला ये हमें 90 डिग्री का मिला। यानी कि अभिलंब और ये अपवर्तित किरण जो है ना इनके बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का हमें मिल जाता है। तो आपतन कोण का वह मान यानी कि इतने ही मान रखने पर, आपतन कोण का मान इतना रखने पर हमें अपवर्तन कोण कितना मिला, 90 डिग्री का मिला। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। यानी कि आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हमें मिले उस तरह के मान को कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। आई होप आप लोग को क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान रख दिया जाता है ना आपतन कोण का, तो प्रकाश जो होती मतलब अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो जाता है उसी माध्यम में, यानी आंतरिक रूप से परावर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्रांतिक कोण से ज़्यादा यानी कि अब इससे ज़्यादा अब बढ़ाया जाएगा ना, तो अब ये जो प्रकाश इस तरह सीधा 90 डिग्री पर जो परावर्तन हो रहा था अब ये इसी के अंदर यानी कि इसी सघन माध्यम में ही इसका परावर्तन हो जाएगा। देखिए इससे ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाए, ये जो आपतन कोण है इससे ज़्यादा कोण का मान बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए, तो फिर ये प्रकाश का किरण जो है ये अपवर्तन होने के बजाय यानी कि इस माध्यम में जाने के बजाय इसी माध्यम में आंतरिक रूप से इसका परावर्तन हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसका अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो जाएगा, यानी कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान रखने पर प्रकाश का अपवर्तन होने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, यानी कि आंतरिक रूप से परावर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आप लोग को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिख दी हूँ। हीरे का चमकना जो होता है ना वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है, यानी कि हीरा जो चमकता है उसके अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीरा चमकता है, उसमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, उसी तरीके से कांच का टूटा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। पानी में रखा हुआ परखनली भी चमकीला दिखाई देता है। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना ये भी क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही घटना है। उसी तरीके से प्रकाशिक तंतु जो आधारित होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। एंडोस्कोपी जो होती है ये भी आधारित होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि लास्ट टॉपिक है, मतलब कि इसके आगे भी मैं बोर्ड मिटाकर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड के लिए तो ये आखिरी टॉपिक है ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त हो जाना, टूट जाना, यानी कि प्रकाश का अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाना,
टूट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना, टूट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसकी खोज, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जिस पर्दे पर हमें ये 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम, और हिंदी में कहा जाता है वर्णपथ। 7 रंग को याद रखने का ट्रिक यहाँ पर है विवग्योर, और हिंदी में बैजानी हपीनाला। विवग्योर यानी कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, यानी कि नीचे से आप लोग को सजाना है। बैजानी हपीनाला, बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो ये बैजानी हपीनाला 7 रंग का नाम याद रखने का ट्रिक है। अब देखिए, ये जो 7 रंग हमें मिलता है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बाद 7 रंग जो मिलता है, इसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य को ये लैम्डा से दिखाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं शॉर्टकट में लिख दी हूँ। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि तरंग को एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यानी कि ये मान लीजिए एक तरंग है, ठीक है, ये एक तरंग, ठीक है, तो इस एक तरंग को ये एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है ना, ये इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। तो प्रकाश के 7 रंग में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि लाल रंग जो है ना वो चीरते हुए दूर तक जा सकती है। इसी वजह से लाल रंग को खतरे के संकेत के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूर से ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब इसका जो एक तरंग है, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो अब विजुअली बात है कि जितनी भी तरंग होंगी वो अपना पूरा चक्कर करने में ज़्यादा दूरी तय करेंगी, यानी कि ये ज़्यादा दूर तक जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से लाल रंग को खतरे के संकेत के रूप में यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिस रंग का होता है उस रंग का नाम है बैंगनी। तो याद रखिएगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, तो लाल रंग का। और विचलन कोण किसका सबसे ज़्यादा होता है, देखिए ये है प्रकाश, श्वेत प्रकाश, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन अपने रास्ते से सबसे कम कौन विचलित हुआ है, तो लाल रंग, यानी कि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और सबसे ज़्यादा कौन विचलित हुआ है, यानी कि अपने रास्ते से कौन सबसे ज़्यादा भटका है, तो बैंगनी। देखिए सबसे लास्ट में है बैंगनी, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ तक फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा फिर से बोर्ड भर कर लिख दी हूँ। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगी। देखिए, प्राथमिक रंग में 3 रंग आते हैं, लाल, हरा और नीला। और प्राथमिक रंग को मिलाने से ही जो रंग बनते हैं ना, उसे हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है ना, तो द्वितीयक रंग और प्राथमिक रंग को याद रखने का आखिर ट्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट रट्टा मारते हैं और कुछ स्टूडेंट को तो याद ही नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर याद रखने का बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। देखिए, प्राथमिक रंग को याद रखने का ट्रिक है निराला, यानी कि बस आप लोग एक शब्द याद रखिए, निराला। निराला में 3 रंग आ जाएंगे, नी से नीला, रा से हरा और ला से लाल, यानी कि निराला से 3 रंग। ये 3 रंग कौन से रंग है, प्राथमिक रंग है, यानी कि नीला, हरा और लाल। ये 3 रंग क्या है, प्राथमिक रंग। निराला से आसानी से याद हो जाएगा। अब एक इसी तरीके से त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ से आप लोग को ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करना है, निराला लिखना है, जैसे कि नी रा ला। यहाँ पर नी का मतलब क्या है, नीला, यानी कि यहाँ पर आ गया नीला कलर। उसके बाद से यहाँ पर रा है, यानी कि हरा, नीरा और ला है, ला से लाल। तो नीला, हरा, लाल, ये तीनों प्राथमिक रंग हो गए। और प्राथमिक रंग को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे द्वितीयक रंग बनते हैं। देखिए, हरा और लाल को मिलाया जाएगा तो पीला रंग बनता है, लाल और नीला को मिलाया जाएगा तो मेजेंडा कलर, यानी कि मेजेंडा रंग बनता है, और हरा और नीला कलर को मिलाया जाएगा तो सियान रंग बनता है, यानी कि सियान कलर बनता है। ठीक है ना, तो ये तीनों कलर को, पीला, मेजेंडा और सियान कलर को द्वितीयक रंग कहते हैं। अब द्वितीयक रंग को याद रखने का क्या ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जी, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, द्वितीय
रंग को याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस सिंपल ये लफ्ज़ याद रखना है, सिंपल। इसमें सी है, सी से सियान कलर, म से मैजेंडा कलर और पल से पीला कलर। यानी कि हरा और लाल कलर को जब आप मिलाएंगे तब आप लोगों को पीला कलर मिलेगा, लाल और नीला कलर को मिलाएंगे तब आप लोगों को मैजेंडा कलर मिलेगा, और हरा और नीला कलर को मिलाएंगे तो सियान कलर मिलेगा। तो अब सिंपल को आप लोग को कैसे सजाना है, भुजा से सजाना है नीचे से, सिंपल। ठीक है, सी से सियान कलर, म से मैजेंडा कलर और पल से पीला कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, देखिए सियान, ठीक है, और ये हो गया मैजेंडा कलर और ये हो गया पीला कलर। कितना आसान है। यहाँ पर आप लोग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंग को कितना आसानी से लिख लिए। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लाल रंग के गुलाब को हरे कलर के प्रकाश में देखा जाता है तो वो कौन से रंग का दिखाई देगा। तो लाल रंग का गुलाब है और उसको जब हरे कलर के प्रकाश में देखा जाएगा, यानी कि लाल और हरा को मिक्स करके पूछ रहा है कि दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, यानी कि लाल रंग के गुलाब को हरे कलर के प्रकाश में देखा जाएगा तो कौन से कलर का दिखाई देगा, तो जी हाँ, पीला कलर का दिखाई देगा। यही है ट्रिक। तो याद रखिएगा, ये त्रिभुज बना लीजिएगा और निराला कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा लिखना, नी रा ला। उसके बाद से नी से नीला लिख लीजिएगा, रा से हरा, ला से लाल। उसके बाद से सिंपल लिखना है, यानी कि द्वितीयक रंग को याद रखने का आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यानी कि सिंपल नीचे से जाना है, सी म पल। ठीक है, सी से सियान, म से मैजेंडा और पल से पीला। यानी कि लाल और हरा कलर को मिलाने के बाद पीला कलर बनता है, हरा और नीला कलर को मिलाने के बाद सियान कलर बनता है, और लाल और नीला कलर को मिलाने के बाद मैजेंडा कलर बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा, ज़बरदस्त ट्रिक है ना। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस बात पर लाइक तो बनता है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट। चैनल पर नए आए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बीच में आता है श्वेत कलर, जिसको पूरक रंग कहा जाता है। यानी कि पूरक रंग कौन सा है, श्वेत कलर। तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक है, श्वेत पूर याद रखिएगा। श्वेत यानी कि श्वेत कलर, सफ़ेद कलर जो है ना वो क्या है, पूर, यानी कि पूरक रंग है। पूरक रंग कौन सा है, श्वेत रंग, यानी कि वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरक रंग कौन सा है। ऑप्शन में नीला, हरा, पीला, श्वेत दिया रहेगा, तो पूरक रंग श्वेत है, श्वेतपुर से याद रखना है। ठीक है, तो ये रंग के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस कलर में है उसको हम लोग उसी कलर में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है। यानी कि श्वेत प्रकाश में सातों रंग होता है, और सातों रंग होने की वजह से ही हम लोग किसी भी चीज़ को उसको ओरिजिनल रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्वेत प्रकाश में क्योंकि सातों रंग होता है, इसी वजह से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है ना उसको हम लोग उसी रंग में देख पाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। जो कि इंद्रधनुष आप लोग जानते हैं बारिश होने के बाद वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो वायुमंडल में लटकी हुई होती है, और जब धूप निकलता है तो उन्हीं जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनसे परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और तब जाकर वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, और तब हमें 7 रंग की आसमान में एक पट्टी दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो कहते हैं। अब देखिए, इंद्रधनुष 2 टाइप का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है, इंद्रधनुष कभी भी 12 बजे नहीं दिखाई देता है। एकदम 12 बजे आप लोगों को इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, और इंद्रधनुष दिखाई देता है तो हमेशा सूर्य जिधर से निकलता है ना उसके विपरीत, यानी कि सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन भी होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर वाला जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, और अंदर जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। जैसे कि इंद्रधनुष ऐसे निकलता है ना, 7 रंग ऐसे होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहर वाला कलर होता है ना वो लाल रंग का होता है, और ये जो अंदर वाला कलर होता है
वो बैंगनी कलर का होता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में आप लोग देखेंगे तो उस तरह के इंद्रधनुष में जो बाहर वाला ये रंग होगा ना वो बैंगनी कलर का होगा और अंदर वाला जो रंग होगा वो लाल कलर रंग का होगा। याद रखने का ट्रिक है, प्राथमिक को प्राइमरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग में पी आर है ना, पी से आप लोगों को याद रखना है प्राइमरी यानी कि स्टार्टिंग, प्राइमरी ये जो कलर रहेगा वो आर है यहाँ पर, पी आर प्राइमरी यानी कि प्राइमरी कलर जो होगा वो आर यानी कि रेड लाल होगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर होगा यानी कि सबसे ऊपर वाला बाहर वाला कलर वो लाल रंग का होगा और अंदर वाला कलर कौन सा कलर का होगा? तो बैंगनी रंग का होगा। और बस इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए द्वितीयक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर वाला जो रंग होता है वो बैंगनी होता है और अंदर वाला रंग लाल रंग होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंद्रधनुष भी समझ में आ गया होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का धूल कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लीजिए आप लोग जानते हैं मतलब हमारे वायुमंडल में धूल कण ही मतलब पूरा वायुमंडल जो है ना, हम लोग का पर्यावरण धूल कण से ही भरा हुआ है। तो धूल कण क्या होते हैं? धूल कण प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं चारों तरफ। मान लीजिए ये धूल कण है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये अलग अलग दिशाओं में ऐसे मोड़ देते हैं। ऐसे ही है, इधर चला गया, इधर से ये है, इधर चला गया। ये अलग अलग दिशाओं में जो है ना प्रकाश जो है फैल जाते हैं। इसको एक ही धूल कण लेते हैं और इसको अलग अलग दिशाओं में फैला देती हूँ मैं, रुक जाइए। मान लीजिए ये धूल कण है, इससे प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, यानी कि धूल कण जो होते हैं ना प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसकी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आ रही होती हैं यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा होता है तो प्रकाश में सातों रंग होता है, लेकिन सातों रंग में केवल नीला कलर जो होता है ना, नीला कलर वो माध्यम के धूल कणों के द्वारा फैल जाता है। यानी कि माध्यम के जो धूल कण होते हैं यानी कि वायुमंडल के धूल कण वो केवल नीले कलर के प्रकाश को ही फैला देते हैं। इसी वजह से जो है ना आसमान नीला कलर का दिखाई देता है। आकाश नीला कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, क्योंकि उसमें सातों कलर होता है, लेकिन सातों कलर में से केवल नीले रंग के प्रकाश को ही वायुमंडल के धूल कण क्या करते हैं? फैला देते हैं अलग अलग दिशाओं में। इसी वजह से आकाश का रंग जो है ना वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन का ही घटना है। यानी कि जब सूर्य उगता है और सूर्य जब डूबता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है और आसमान भी लाल दिखने लगता है। तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि लाल रंग का प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश में सातों रंग होते हैं, लेकिन लाल रंग के प्रकाश को छोड़कर बाकी जितने भी रंग होते हैं वो बिखर जाते हैं। केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, क्योंकि तिरछा होकर आना होता है प्रकाश को। ठीक है, तो केवल लाल रंग ही, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो वो हम तक पहुंच पाता है। इसी वजह से सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है और आकाश भी हल्का हल्का लाल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद से समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना भी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का ही घटना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रकाश का प्रकीर्णन और इससे होने वाली घटनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का विवर्तन समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश की किरण जब अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है ना तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी कि अपने पथ से थोड़ा सा हट जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, यानी कि अपने रास्ते से हल्का सा मुड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा दरवाज़ा आप यूँ कह सकते हैं और इसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा ले लिया गया है और इसमें एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही छोटा सा छिद्र कर दिया गया और इधर से लाइट जब जलाया गया तो इससे जो प्रकाश निकला तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये दरवाज़ा हो गया बहुत बड़ा और इसमें छोटा सा होल कर दिया गया, एकदम अत्यंत सूक्ष्म छिद्र कर दिया गया है। ठीक है, और जब लाइट जलाया गया तो इससे जो प्रकाश निकला तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से हल्का सा बेंड हो जाता है और इस तरह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि झुककर
ऐसे विवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को प्रकाश का विवर्तन समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आप लोग डेली लाइफ में भी देखे होंगे, जब कमरा अंधेरा होता है और छोटा सा भी सुराख रहता है ना, छोटा सा भी सुराख, तो जब बाहर धूप निकला रहता है और अंदर चारों तरफ से कमरा बंद रहता है, छोटा सा भी सुराख रहता है, तो उससे जो किरणें आती है ना वो हल्का सा बेंड होकर आती है और उसका रास्ता हमें दिख जाता है, पथ दिख जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से प्रकाश का विवर्तन ही है। प्रकाश का विवर्तन जो है ना, जो छिद्र होता है यानी कि सूक्ष्म छिद्र, यानी कि छिद्र के आकार पर डिपेंड करता है। जितना ही छोटा छिद्र रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रकाश का विवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ये जितना ही ज़्यादा छिद्र छोटा रहेगा ना उतना ही ज़्यादा ये प्रकाश का विवर्तन होगा, यानी कि अपने रास्ते से और भी ज़्यादा विवर्तित हो जाएगी, यानी कि और भी ज़्यादा अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन छिद्र के आकार पर डिपेंड करता है। जितना छोटा छिद्र रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रकाश का विवर्तन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण समझ लेते हैं, जिसमें कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगें समान दिशा में आगे बढ़ती है ना, तो एक दूसरे पर अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता या तो बहुत अधिक बढ़ जाती है, नहीं तो बहुत ही कम यानी कि न्यूनतम हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जो तरंगे होती हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। देखिए, अध्यारोपण में लिख दी हूँ, जब दो समान आवृत्ति और आयाम की तरंगे समान दिशा में आगे बढ़ती हैं तो फिर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, जिसकी वजह से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है या तो बहुत ज़्यादा अधिकतम हो जाता है, नहीं तो न्यूनतम यानी कि शून्य, आप यूँ कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम या फिर शून्य हो जाता है। और अध्यारोप आप यूँ कह सकते हैं, व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। डीजे को जो है ना, दो डीजे को आमने सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब दो डीजे को आमने सामने रखा जाएगा तो ध्वनि का अध्यारोपण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तरंगें निकलेगी वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगी, यानी कि ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से डीजे को आमने सामने नहीं रखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी कि प्रकाश जो है ना, यानी कि वैसे तरंगे जो कि समान आवृत्ति और आयाम वाली हो और वो समान दिशा में गति कर रही हो, यानी कि समान दिशा में आगे बढ़ रही हो, तो फिर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, जिसकी वजह से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश का मान जो होता है वो अधिकतम या फिर न्यूनतम या फिर शून्य हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का प्रकाश में रंगीन दिखना। यानी कि आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए, जल, और उसमें कुछ तेल के बूंद डाल दीजिए और धूप में चले जाइए, देखिएगा तेल का बूंद चमकेगा, यानी कि रंगीन दिखाई देगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद जो है प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल मैं लिख दी हूँ, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन का जो बुलबुला होता है वो भी रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो प्रकाश का व्यतिकरण समझ लिए हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ लीजिए, प्रकाश का विवर्तन समझ लिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब जो टॉपिक बचा हुआ है वो है दर्पण और लेंस और मानव नेत्र। बस ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद से फिजिक्स कंप्लीट, यानी कि अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। पूरा ये लाइट नाम का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बस आप लोगों को बने रहना है, बीच में स्किप करके भागना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो उगता आ जाते हैं कि अब हम कितना पढ़ें, लेकिन आप लोगों को अंत तक बने रहना है, हर एक पॉइंट को कवर करना है, क्योंकि अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अब सारा टॉपिक कंप्लीट ही होने वाला है, मात्र 3 टॉपिक बचा हुआ है। देखिए, दर्पण यानी कि मिरर, जिसमें आप अपना शक्ल, आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वो है दर्पण। यानी कि कांच को जब एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है दर्पण। कांच है और कांच को एक तरफ से सिल्वर में कुछ मिलाकर, जो है ना, सिल्वर ब्रोमाइड आप यूँ कह सकते हैं, पॉलिश कर दिया जाता है एक तरफ से, तो दूसरे तरफ से हमें इमेज यानी कि प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मिरर यानी कि दर्पण कहते हैं। अब दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका सरफेस जो है ना एकदम प्लेन हो, यानी कि समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है।
दर्पण में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, खूबसूरत से चेहरे को, वो दर्पण जो है ना समतल दर्पण है, यानी कि प्लेन मिरर है। आप लोग अपना चेहरा जिस दर्पण में, जिस मिरर में देखते हैं वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन होता है ना, तो वो एक प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है। वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक यानी कि रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो समतल दर्पण पर इमेज बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी कि जैसा हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं खड़े होकर, उसी तरीके से सीधा ही ना चेहरा दिखाई देता है दर्पण में, मिरर में। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। और वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की भी होती है। यानी कि जितनी दूरी पर आप खड़े रहेंगे ना दर्पण से, मान लीजिए सामने समतल दर्पण है, आप अपना चेहरा देख रहे हैं, जितनी दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर आपके दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा। आप जैसे जैसे पीछे चलते चले जाएंगे दर्पण से, जैसे जैसे आप लोग पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी जो है वो पीछे चलता चला जाएगा। यानी कि जो वस्तु की दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। यानी कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसकी दूरी वस्तु की दूरी की बराबर होती है। जैसे जैसे आप लोग आगे चलते चले जाएंगे प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनेगा वो भी आगे चलता चला आएगा। जैसे जैसे आप लोग दूर चलते चले जाएंगे तो जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो भी दूर चलता चला जाएगा। ठीक है, इससे साबित होता है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है समतल दर्पण में, यानी कि प्लेन मिरर में। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि जिस सतह पर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो किसी एक गोले का भाग हो, उसे कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। ठीक है, मतलब कि जो कांच का गोला होता है ना, मान लीजिए कांच का गोला है, ठीक है, और इसको बस इतना काट दीजिए, इतना, ठीक है, इतना भाग काट कर निकाल लेना है। काट कर निकाल दिए इसे, इतना भाग निकल गया। अब इसको क्या कीजिए, अंदर से पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश करेंगे तभी तो चेहरा दिखाई देगा ना। इधर पीछे से पॉलिश किए रहेंगे, जो आप लोग प्लेन मिरर होता है तो उसके जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं वो पीछे से पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो वो कांच की तरह दिखाई देगा, यानी कि उसमें आप अपना चेहरा देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, यानी कि प्रकाश आर पार हो जाएगी। इसी वजह से प्रकाश आर पार ना हो, पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसी तरीके से ये कांच का गोला है, अब इसका अपवर्तन ना हो इस वजह से पीछे से क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, पीछे से पॉलिश कर दिया गया। अब इसमें हम लोग बाहर से अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो उठा हुआ भाग है ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, इसमें हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। या फिर आप क्या कीजिए, कांच के गोले को इसी तरह ले लीजिए और इतना भाग काट दीजिए। ठीक है, काट लिए इतना भाग, एक मिनट रुक जाए, इतना भाग काट लिया गया और बस इसको बाहर से ऐसे पॉलिश कर दीजिए। जब आप लोग बाहर से ऐसे पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाले सतह पर हम अपना इमेज देख सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब देख सकते हैं, यानी कि अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ये भी क्या एक तरह से गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, या तो हम लोग इसको अंदर से पॉलिश करेंगे, नहीं तो बाहर से पॉलिश करेंगे। अगर अंदर से पॉलिश करेंगे तो बाहर वाले सतह से परावर्तन होगा, यानी कि बाहर वाले सतह पर हम लोग अपना इमेज यानी कि फोटो देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बाहर से पॉलिश करते हैं तो अंदर वाले सतह से परावर्तन होगा, यानी कि अंदर वाले सतह पर हम लोग अपना इमेज यानी कि फोटो देख पाएंगे, प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है ना, तो वैसा दर्पण जिसको अंदर से पॉलिश किया गया हो और उसका उभरा हुआ भाग यानी कि उठा हुआ भाग पर हम लोग अपना इमेज देख पाते हो, उस तरह के दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल उसे उठा हुआ या फिर उभरा हुआ, यानी कि जिसका परावर्तक सतह जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो। देखिए उठा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसी तरीके से अ से अवतल, अ से अंदर, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अंदर की तरफ परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो आभासी होता है, यानी कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, और वस्तु से छोटा इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आभासी,
और छोटा। लेकिन अगर बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल और रियल दोनों तरह का इमेज बनता है। ठीक है, और मुख्यतः अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा अवतल, बी में दिया रहेगा उत्तल, सी में दिया रहेगा समतल और डी में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जरा यूज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है। क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी डॉक्टर होते हैं दांत, नाक, कान की जांच के लिए, यानी कि उसका इमेज बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं लिख दी हूँ, देखिए दांत, कान, नाक की जांच के लिए डॉक्टर जो है ना वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं बड़ा करके इमेज देखने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही यूज़ किया जाता है, यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। टॉर्च में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज़ होता है। टॉर्च कैसे काम करता है, देखिए इस तरह होता है टॉर्च, आप लोग जानते होंगे, मतलब सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए बीच में लाइट लगा होता है और इससे जो प्रकाश निकलती है इस टकरा कर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये जो है ना, क्योंकि क्या करता है अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इस बल्ब से जो लाइट निकलती है यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ये जो टॉर्च होता है यहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है और इसी अवतल दर्पण के बीच में ये लाइट लगा दिया जाता है और इससे जो लाइट निकलता है वो टकरा कर फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें रोशनी चारों तरफ से दिखाई देती है। तो बस यही तो होता है टॉर्च में। ज़रा अच्छा से इमेज नहीं बना होगा, लेकिन आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। बस वही अवतल दर्पण का काम होता है कि किरणों को फैला देना। बीच में जो टॉर्च होता है वही उसी लाइट को, मतलब कि बीच में जो बल्ब लगा होता है उससे जो प्रकाश निकलता है उसको फैला देता है अवतल दर्पण, जिसकी वजह से किरणें जो है फैल जाती हैं और चारों तरफ से हमें दिखने लगता है। ठीक है, तो टॉर्च में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज़ होता है। यहाँ तक कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की। तो उत्तल दर्पण का यूज़ होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का इमेज छोटा करके दिखाता है। साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण, वो क्या करता है, पीछे का इतना बड़ा बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाता है। मतलब पीछे के एरिया को हम लोग बस साइड मिरर में देख पाते हैं, उतने बड़े एरिया को। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े बड़े इमेज को छोटा कर, बड़े बड़े वस्तु के इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो इस वजह से उत्तल दर्पण का यूज़ होता है वाहनों के साइड मिरर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो तरह का होता है, यानी कि लेंस के दो टाइप, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस में हमेशा याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल लेंस में जो इमेज बनता है प्रतिबिंब, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल और रियल दोनों तरह का इमेज बनता है। अब जरा बात कर लेते हैं मानव नेत्र की। लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझना है। थोड़ा सा गला में खराश है, लेकिन फिर भी इसी वजह से फास्ट बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ, मतलब ज़्यादा लंबा भी ना हो वीडियो और बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को दे पाऊँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ कि फास्ट बोलकर और जल्दी से सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। इंसान का आँख जो होता है, याद रखिएगा, आँख का जो सबसे बाहर वाला झिल्ली होता है ना, उसको कहा जाता है कॉर्निया। आँख का सबसे बाहर वाला झिल्ली आप लोग जब देखेंगे ना, अपने आँख को या फिर किसी के भी आँख को देखिए, जो बाहर वाला झिल्ली चमकदार दिखाई देगा ना, उसको कहा जाता है क्या, कॉर्निया कहा जाता है। तो बाहर वाला झिल्ली क्या हो गया, कॉर्निया कहलाया। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो भाग होता है, आँख का व्हाइट कलर का भाग, उसको कहा जाता है श्वेत पटल। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, और ये जो काला कलर वाला भाग होता है आँख का
ब्लैक कलर वाला भाग, उसको कहा जाता है आइरिस यानी कि परितारिका। ठीक है, आइरिस 3 कलर का हो सकता है, या तो ब्लैक रहेगा, नहीं तो ब्लू रहेगा, नहीं तो ब्राउन रहेगा। ज़्यादातर लोगों का ब्लैक ही होता है, बहुत ही कम लोगों का ब्राउन, और बहुत ही मतलब सबसे कम ब्लू होता है, बहुत ही कम लोगों का ब्लू होता है। ठीक है, तो आइरिस 3 रंग का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ठीक है, तो बीच का काला वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, आइरिस यानी कि परितारिका कहलाता है। और इस काले वाले भाग के अंदर भी एक और छोटा सा काला गोलाकार भाग दिखाई देता है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग पुतली यानी कि प्यूपिल। क्या कहते हैं, पुतली यानी कि प्यूपिल। ये काला कलर का ही होता है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ये काला कलर का ही रहता है। ये आँख का फ्रंट वाला भाग था। अब इसी को घुमाकर साइड से यहाँ पर बना दी हूँ मैं इमेज, जैसे कि आँख को ऐसे निकाला जाएगा तो साइड वाला जो भाग, यहाँ साइड वाला जो भाग दिखाई देगा वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। ऐसे आँख को निकाल कर देखिएगा, जो साइड वाला भाग होगा ना, मतलब कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा अंदर तक। ठीक है, और ये है आइरिस, मतलब ये जो गोलाकार आइरिस है वही वाला ये आइरिस है, मतलब ये हो गया आइरिस, ये भी आइरिस है, और ये बीच में क्या हो गया, यही वाला पुतली। ये जो पुतली है ना, समझिए कि ये वही पुतली है। ठीक है, और ये बाहर कॉर्निया हो गया, और ये हो गया आप लोगों का सबसे ऊपर वाला भाग स्क्लेरा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद से ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, बाहर वाला जितनी कॉर्निया, ये मैं यहाँ पर लिख ही दी हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो आँख का लेंस होता है, याद रखना है, आँख का लेंस जो होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, और कैमरे में भी उत्तल लेंस होता है। इसी वजह से आँख को कैमरे के समान भी कहा जाता है। आँख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोलिए, नेत्र लेंस बोलिए, या फिर अभिनेत्र लेंस बोलिए, या फिर क्रिस्टलीय लेंस बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, बहुत सारा नाम दे दिया गया है आँख के लेंस का। ठीक है, तो ये जो उत्तल लेंस होता है, इसको जो मांसपेशियाँ पकड़ी रहती है ना, उन मांसपेशियों को कहा जाता है सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स यानी कि पक्षमावी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये हो गया सिलियरी मसल्स, यानी कि आँख के लेंस को जो मसल्स, जो मांसपेशी पकड़ी रहती है उसको क्या कहते हैं, पक्षमावी मांसपेशी यानी कि सिलियरी मसल्स। अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आइरिस होता है ना, यहाँ पर जो आइरिस है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप लोग ये खुद अनुभव किए होंगे, जब आप लोग बाहर कड़ी धूप में से वापस घर में आते हैं तो कुछ देर तक आप लोग को कुछ नहीं दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। फिर आप लोग आँख ऐसे चौड़ा कर करके देखते हैं तो थोड़े समय के बाद यानी कि कुछ देर के बाद जो है ना, सब कुछ फिर से दिखने लगता है, और कुछ समय के बाद सब कुछ पहले जैसा क्लियर दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग बाहर धूप में जाते हैं तो यही जो आइरिस होता है ना, ये सिकुड़ जाता है, ताकि ज़्यादा प्रकाश की मात्रा हमारे आँख के अंदर ना जा पाए। ठीक है, इसी वजह से सिकुड़ जाता है। और जब हम लोग वापस अपने घर के अंदर आते हैं तो क्योंकि ये सिकुड़ा रहता है, इसी वजह से इसको फैलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जब हम लोग घर में आते हैं तो ये सिकुड़ा रहता है, इसी वजह से हमें सभी चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं दिखाई देती, यानी कि अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और यही जब धीरे धीरे फैलता है तो सभी चीज़ें धीरे धीरे साफ साफ दिखने लगती हैं। घर में तो प्रकाश की मात्रा उतनी नहीं है जितनी बाहर। ठीक है, तो घर में अच्छे से दिखाई दे, इसी वजह से ये आइरिस जो है फैल जाता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। लेकिन प्रकाश को लेंस पर कौन भेजता है, तो याद रखिएगा, पुतली यानी कि प्यूपिल जो है ना, वो प्रकाश को लेंस पर भेजता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस यानी कि परितारिका, और प्रकाश को लेंस पर कौन भेजता है, तो प्यूपिल यानी कि पुतली। अब देखिए, जो इमेज बनता है यानी कि आँख में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। ये है रेटिना। ठीक है, तो रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का इमेज बनता है, और वो जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है, यानी कि वास्तविक इमेज बनता है। उसके बाद से उल्टा इमेज बनता है, और वस्तु से बहुत ही ज़्यादा छोटा इमेज बनता है। लेकिन इसको सीधा करके और वस्तु के बराबर करके दिखाने का काम करता है तो हम लोग का दिमाग, यानी कि ये जो पीछे आप लोग को तंतु दिखाई दे रहा है ना, यही तंतु जो है ना, रेटिना पर जो इमेज बना रहता है, इसका सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है। और दिमाग जो होता है ना, वस्तु का जो इमेज उल्टा छोटा बना रहता है उसको सीधा और बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको कहा जाता है अंध बिंदु, क्योंकि यहाँ तक प्रकाश एंटर नहीं कर पाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा। न्यूनतम दूरी यानी कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि
स्पष्ट रूप से देखने की जो सबसे न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अब और भी ज़्यादा न्यूनतम लाएंगे नहीं, यानी कि और भी ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे किसी भी वस्तु को और ला कर देखेंगे तो उतना साफ नहीं दिखाई देगा। यानी कि स्पष्ट देखने के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से और भी ज़्यादा अब नज़दीक लाएंगे तो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी है तो अनंत, यानी कि हम लोग अनंत कितनी भी दूरी तक की वस्तुओं को देख पाते हैं ना, मतलब दूरी कितना भी, अधिकतम कितनी भी दूरी तक की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो अधिकतम दूरी तो अनंत हो गई, ठीक है, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा दोष के बारे में समझ देते हैं। यानी कि दृष्टि में, दृष्टि क्षेत्र में अगर दोष आ जाता है तो उसको कहा जाता है दृष्टि दोष, ठीक है। तो दृष्टि दोष यहाँ पर मैं लिख दी हूँ बहुत सारा। निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया, इसमें क्या हो जाता है कि फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, यानी कि निकट की वस्तु को देखने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी आँख में दोष होता है, यानी कि हम लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखिए नाम क्यों रखा गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी दोष है। किसमें दोष है तो दूर की वस्तु को देखने में दोष है, यानी कि दूर की वस्तु सही से नहीं दिख पा रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का सही सही दिख रहा है उसके बावजूद भी क्या है, दोष है, तो निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में मायोपिया। और इसमें क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घट जाती है यानी कि हम लोग सिर्फ नज़दीक की वस्तुओं को ही फोकस कर पाते हैं, दूर की वस्तु को फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी वजह से इसमें ऐसे लेंस की आवश्यकता होती है जो कि पतला हो, ठीक है, और वो पतला रहेगा तभी तो प्रकाश उसको चीर कर दूर तक जा पाएगा और फोकस दूरी बढ़ेगा, तभी तो हम लोग दूर की वस्तुओं को भी फोकस कर पाएंगे। तो वैसा लेंस जो बीच में पतला हो उसको कहा जाता है अवतल लेंस। इसी वजह से निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि चश्मे में कौन सा लेंस डाला जाता है तो अवतल लेंस डाला जाता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और पतले लेंस को प्रकाश जो है ना चीर कर दूर तक जा पाती है और दूर की वस्तु को भी फोकस कर पाती है, यानी कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम दूर की वस्तु को भी फोकस कर पाते हैं। इसी वजह से अवतल लेंस का यूज़ होता है निकट दृष्टि दोष में। अब बात आती है दूर दृष्टि दोष की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देख पाते हैं लेकिन फिर भी दोष होता है, यानी कि हम लोग नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर की वस्तु को देख पाते हैं फिर भी दोष है, नज़दीक की वस्तु को देखने में दोष है, तो इसी वजह से क्या कहा गया है, दूर दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि हम लोग दूर की वस्तुओं को फोकस कर पाते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाते, यानी कि फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। हमें नज़दीक की भी वस्तुओं को भी तो फोकस करना है, तो हमें ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो कि बीच में मोटा हो, यानी कि जिसको प्रकाश चीर कर दूर तक ना जा पाए, नज़दीक में ही मिल जाए, जिसकी वजह से हम लोग नज़दीक की वस्तुओं को भी फोकसित कर पाएँ। तो इसी वजह से जो लेंस बीच में मोटा होता है उस लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए चश्मे में उत्तल लेंस डाला जाता है। कौन सा लेंस डाला जाता है, उत्तल लेंस, जो कि बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए चश्मे में उत्तल लेंस डाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष या फिर इसको जरा दूरदर्शिता भी कहा जाता है, इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ना तो इसमें सही से दूर का दिखाई देता है और ना ही नज़दीक का दिखाई देता है, यानी कि ज़रा ज़रा नज़दीक दिखाई देगा और ज़रा ज़रा दूर दिखाई देगा। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, ज़रा दृष्टि दोष, यानी कि ज़रा ज़रा नज़दीक दिखाई देगा और ज़रा ज़रा दूर दिखाई देगा, साफ कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, ना दूर का ना नज़दीक का, साफ नहीं दिखाई देगा, ज़रा ज़रा दिखाई देगा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, ज़रा दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए हमें दोनों लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि पतले और मोटे दोनों तरह के लेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों जगह का नहीं दिख रहा है ना नज़दीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, इसी वजह से दोनों लेंस की आवश्यकता होगी। तो दोनों लेंस को एक ही चश्मे में डाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस, यानी कि एक अवतल लेंस डाला जाएगा, एक उत्तल लेंस डाला जाएगा, जिसको जैसे हम लोग दो जगह की वस्तुओं को फोकस कर पाएंगे, दूर की वस्तुओं को और नज़दीक की वस्तुओं को, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विफोक्सी लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज़ किया जाता है। हालांकि हमारे चश्मे में किसी भी तरह का लेंस नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगी हुई है ना, इस वजह से आँख के सेफ्टी के लिए यहाँ पर मैं चश्मा लगाई हूँ, ठीक है। खुदा का फजल करम है
कि आँख खराब नहीं है हमारा, मतलब चश्मा नहीं लगा हुआ है, लेंस नहीं लगा हुआ है हमारे चश्मे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सभी लोगों का मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना आई साइट में ही प्रॉब्लम हो रहा है, दृष्टि दोष सभी लोगों को कोई ना कोई, और ज़्यादातर लोगों को तो निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब कि दूर ही खराब हो जाती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, नज़दीक का तो ठीक ठाक दिखाई दे देता है लेकिन दूर की वस्तु दूर ही खराब हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आँख में अभी हमारे कुछ भी नहीं हुआ है और बस इसी तरह बना रहे। ठीक है, आँख में कभी कुछ भी नहीं। हमेशा अपने सेहत का ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाएंगे आप लोग और ज़्यादा स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, एक ही जगह देखिए। किसी भी चीज़ को हम लोग लगातार देखते रह जाते हैं ना, पलक नहीं झपकता है ना, इसी वजह से आँख खराब होता है। तो पलक बीच बीच में मतलब हर 1 मिनट पर 2 मिनट पर आप लोग पलक झपकाते रहिएगा, आँख इस तरह बहुत कम ख़राब होता है। ठीक है, ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते जरा मोतियाबिंद के बारे में समझ लेते हैं। मोतियाबिंद जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, ये बूढ़े लोगों को होता है और मोतियाबिंद भी बूढ़े लोगों को ही होता है। हालांकि आजकल कहाँ बूढ़े लोगों को हो रहा है, अब तो यहाँ तक कि 3-4 साल के बच्चे को भी हो जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी पैदा हो रहा है बच्चा 1 साल का भी नहीं हो रहा है, 6 महीना का भी नहीं हो रहा है, उसको भी मोतियाबिंद हो जा रहा है। सोचिए ये मोतियाबिंद कितना खतरनाक होता है। और एक ना एक दिन सभी को मोतियाबिंद होना ही होना है, हमको भी होगा, आपको भी होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मोतियाबिंद सबको होना ही होना है। ठीक है, मोतियाबिंद में क्या होता है कि आँख का जो लेंस होता है ना, आँख का लेंस, ये घिसकर दूधिया हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला धुआं धुआं की तरह दिखाई देगा, या फिर कोई भी चीज़ डबल ट्रिपल चौपल दिखाई देगी। ठीक है, तो यही होता है मोतियाबिंद में, और इसका इलाज है डायरेक्ट ऑपरेशन। मतलब कि मोतियाबिंद एक 2 तरह का मोतियाबिंद होता है, एक काला मोतियाबिंद और एक सफ़ेद मोतियाबिंद। सफ़ेद मोतियाबिंद को तो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन काले मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट आदमी अंधा हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी वजह से जब मोतियाबिंद जैसे ही हो, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में हो, तभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है, मोतियाबिंद जो है ना, ज़्यादातर मोतियाबिंद होता है तो बीच का जो पुतली होता है ना, पुतली ये सफ़ेद चमकीला दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, मतलब कि सफ़ेद दिखने लगता है, क्योंकि बीच इसके पीछे क्या है, जस्ट लेंस है। ठीक है, लेंस क्या हो जाता है, दूध घिस कर दूधिया हो जाता है, जिसकी वजह से पुतली जो है वो सफ़ेद दूधिया दिखने लगता है। ठीक है, तो यही होता है मोतियाबिंद में, और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर फाइनली लाइट नाम का ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक एकदम ज़बरदस्त अंदाज में, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दे। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आप लोग को जो कुछ भी आज के इस वीडियो में समझाई हूँ समझ में आया है कि नहीं, और ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ है कि नहीं। अब चलिए लाइट नाम के इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, लाइट यानी कि प्रकाश का ये ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सबसे पहला सवाल है, थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर दूं। जी हाँ, देखिए सबसे पहला सवाल है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, बी में है जल में, सी में है वायु में, और डी में है कांच में। मैं आप लोगों को अभी बताई ना, अगर पढ़ लिए एकदम अच्छे तरीके से तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। प्रकाश का वेग यानी कि प्रकाश का चाल जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा, निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है प्रतिबिंब, वो काल्पनिक ही ना होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है बराबर और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ से वक्रित हो यानी कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल और उसे उभरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस में जो किरणें आती हैं, ठीक है, वो ऐसे अपसरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है? ये किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। इसी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो कौन सा दर्पण है? वो दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 13 नंबर सवाल है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है समतल, बी में है अवतल, सी में उत्तल और डी में है कोई नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताई थी ना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। अवतल दर्पण में मुख्यतः वस्तु का बड़ा इमेज ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? हवा से कांच में, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाती है। तो प्रकाश की किरण जो है ना, अभिलंब की ओर यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है अवतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है लेंस, वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल दर्पण को ही ना, क्योंकि ये बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? याद कीजिए, बताई थी ना कि अवतल लेंस, एक मिनट, अवतल लेंस, जी हाँ, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की बात करी जा रही है, इनकी वर्चुअल इमेज की। तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। जी हाँ, इसी से हमें पता चलता है, ये मतलब यही क्या है, परावर्तन का नियम है। परावर्तन के नियम से क्या पता चलता है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण इज इक्वल टू, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हालांकि ऑप्शन नंबर बी में देखिए परावर्तन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण, ये नहीं होगा। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ये भी नहीं होगा। और डी तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। और जो वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ये याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का ही ना होता है, मतलब उसका परावर्तक सतह क्या है, अवतल होता है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन को और 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल और डी में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में है सभी जगह समान मोटाई का, बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी में है इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का ही ना, जी हाँ। 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण का। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र बहुत ज़्यादा आसान होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जा रहा है, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पावर में रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस ये जो 8 है ना ऊपर रहेगा, पावर में रहेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। सवाल है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का ही यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि नीले रंग की किताब को हरे रंग के प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है सियान, सी में है पीला और डी में है नीला। आप लोग बस वही ट्रिक का यूज़ कीजिए जो मैं आप लोगों को बताई थी। क्या करना है, त्रिभुज बनाना है और निराला लिखना है, नी रा ला, यानी कि नी से नीला यहाँ पर हो गया, ला से लाल हो गया और रा से हरा हो गया। उसके बाद से सिंपल लिखिए, ये हो गया सी, यहाँ पर हो गया म और यहाँ हो गया पल। ठीक है, सी से सियान कलर यहाँ पर और म से मेजेंडा कलर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर पीला कलर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, नीले रंग के किताब को हरे रंग के प्रकाश में देखा जाता है, यानी कि नीला और हरा को मिक्स करके पूछ रहा है कि कौन सा कलर का दिखाई देगा किताब। तो सियान कलर का दिखाई देगा, नीले और हरे को मिक्स किया जाता है तो सियान कलर बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सियान, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। बस इसी तरीके से आप लोग को ट्रिक का यूज़ करना है और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में तरंग के समान, बी में कण के समान, सी में तरंग एवं कण दोनों के समान। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रकाशिक तंतु जिस यहाँ पर जिस रहेगा, जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन ए में अपवर्तन, बी में प्रकीर्णन, सी में व्यक्तीकरण और डी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। यानी कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है, विभुगी और आप ये दे सकते हैं। ठीक है, 7 रंग, ये 7 रंग हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में, यानी कि बीच वाला रंग का आप लोगों को बताना है कि बीच वाला कौन सा कलर होता है। तो देखिए 3 इधर और 3 इधर, बीच में कौन सा आ रहा है, जी यानी कि ग्रीन कलर, यानी कि बीच में इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग दिखाई देता है वो हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में हरा
लिखा गया है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, हरा हर लिखा गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हरा समझिएगा, यहाँ पर हरा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हरा। इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग दिखाई देता है वो हरा रंग होता है, ठीक है, ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग दिखाई देगा। ऑप्शन ए में है गहरा नीला, बी में है काला, सी में है लाल और डी में है सफ़ेद। तो अगर वायुमंडल ही ना हो तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा बनता है? तो वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन है ए में है काला, बी में है हरा, सी में है लाल और डी में है नीला। प्राथमिक रंग को याद रखने का ट्रिक क्या था? निराला, ठीक है, निराला यानी कि प्राथमिक रंग होता है नीला, हरा और लाल। नीला है, हरा है और लाल है, काला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें प्राथमिक रंग जो नहीं है वो है काला। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। और द्वितीयक रंग को याद रखने का ट्रिक जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी, सिंपल, यानी कि द्वितीयक रंग को याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल यही है ट्रिक, यानी कि सिंपल लफ्ज़, ये शब्द है ना, याद रखना है, सिंपल, ठीक है। सी से सियान कलर, म से मैजेंडा कलर और पल से पीला कलर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है? ऑप्शन ए में है नीला पीला लाल, बी में है नीला हरा लाल, सी में है पीला हरा लाल और डी में है नीला पीला हरा। तो निराला, बस नीला हरा और लाल किस में है? नीला हरा और लाल किस में है? नीला हरा लाल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है नीला हरा लाल। इसको धीरे से टिक कर दीजिए, ये है प्राथमिक रंग। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है दूरदृष्टि दोष में, बी में है निकट दृष्टि दोष में, सी में है जरा दृष्टि दोष में और डी में है अबिंदुकता में। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है फिजिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश का द एंड। थ्योरी को समझते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे फटाफट, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और आज का ये वीडियो जो है ना स्टेटस ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मज़ेदार चैप्टर जो है ना लाइट, इसको मात्र एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो बस स्टेटस तो ज़रूर लगना चाहिए, स्टेटस ज़रूर लगा दे। और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब देखते हैं कि कौन से अगले टॉपिक को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।